नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 7 सितंबर की रात कोई आम रात नहीं होगी, बल्कि दुनिया एक ऐसे अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह बनेगी जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी कि ब्लड मून। लेकिन हिंदू शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण यानी राहु का प्रकोप, ग्रहों का ऐसा योग जो ज्योतिष में हो जाता है अशुभ संयोग, जिसका असर सब पर पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों के लिए खतरे की घंटी है, तो वहीं कुछ राशियों के लिए लाभकारी भी है। भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:41 पर होगी। चंद्र ग्रहण का मध्य समय होगा रात 11:41 और मोक्ष यानी ग्रहण खत्म होगा 8 सितंबर की रात 1:27 पर, यानी पूरे 3 घंटे 46 मिनट तक चांद सूरज की किरणों से दूर रहेगा। 3 साल बाद का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग होगा जब पितरों का तर्पण करने से पहले ही हमें चंद्र ग्रहण का सामना करना पड़ेगा। तो 7 सितंबर की रात जो कि काफी ऐतिहासिक रहने वाली है, चूंकि 3 साल बाद का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, लेकिन जो संयोग बने हैं ग्रहों के अनुसार वो 122 साल बाद ये दुर्लभ समय है जब हम एक तरफ तो पितृपक्ष में जाने वाले हैं, अपने पितरों का तर्पण करने वाले हैं, पितरों को याद करने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले हम चंद्र ग्रहण का भी सामना करने वाले हैं। तो आमतौर पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सभी ग्रहण हमने देखे हैं लगते हुए, लेकिन जो 7 सितंबर की रात है वो अपने आप में काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाली है, चूंकि शास्त्रों में उल्लेख भी चंद्र ग्रहण का किया गया है। ब्लड मून होने वाला है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है, और ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का कितना किस पर प्रकोप होगा, कितना ज्यादा ये लाभकारी भी साबित होगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन ये ग्रहों का ऐसा योग है जो कि ज्योतिष में एक अशुभ संयोग हो जाता है, जिसका असर सब पर पड़ता है। किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो किसी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में एक विवेश की भी भावना देखने को मिलती है। अक्सर लोग चंद्र ग्रहण से डरते हैं। लोग ये सोचते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण में कुछ ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका आने वाला समय काफी ज्यादा सुखी हो और आने वाला जो समय है वो दूरियों से दूर रहे, परेशानियों से दूर रहे। सब कुछ आपको बताएंगे, चूंकि कुछ ही देर में हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी होने वाली है। लेकिन 7 सितंबर की रात को कुछ ऐसे उपाय भी हैं लोगों को करने होंगे जिससे उनका आने वाला समय जो है वो काफी ज्यादा लाभकारी साबित होगा। तो कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी हमारे साथ है, उनका परिचय भी अब आपसे करा देते हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा ज्योतिषाचार्य हैं और हिंदू धर्मगुरु भी हैं। पारुल चौधरी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। पंडित गिरीश पारिक ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गिन्नी मेहरा टैरो कार्ड रीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 8 को आप लोगों ने समय दिया। लेकिन 7 सितंबर की रात ऐतिहासिक भी है, तो कुछ यहाँ पर परहेज करने की भी जरूरत है। सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ लोगों के पास जाऊंगी, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में ना एक विवेश होता है कि क्या चंद्र ग्रहण शुभ होगा या फिर अशुभ होगा, कितने प्रभाव इसके पड़ेंगे। संजीव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कैसे समझाएंगे आप इस 122 साल के दुर्लभ संयोग को? हालांकि 3 साल में ये पहली बार पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जी राधे राधे। देखिए, ये संयोग तो भगवान की कृपा से संयोग वियोग ये सब कुछ संयोग बनते रहते हैं, और ये बहुत ही दिव्य ये सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इसमें डरे नहीं। कई बार ये शब्द आते हैं कि डर गए, डर जाएंगे, डरा दिया है। कई बार ऐसी कोई बात नहीं है, डरना नहीं चाहिए। जो होना है वो होना है, और हर बार ऐसा, कई बार ऐसे इससे भी बड़े बड़े भयंकर ग्रहण पड़े हैं, तो कोई इस तरह की ऐसी आप वो नहीं रही। लेकिन आपत्ति विपत्ति ये सब आती रहेगी, जाती रहेगी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो जो संकट है वो है, लेकिन ग्रहण कोई बहुत उत्तम वस्तु नहीं होती। ग्रहण को कोई अच्छा नहीं कह सकता। ग्रहण माने आपको आपके ऊपर ग्रहण लगना या कोई इस तरह की जो भी वस्तु है, तो ये शुभता प्रदान नहीं कर सकती है, अशुभता। और प्राय प्राणी मात्र के लिए ये अशुभता ही होता है। लेकिन अगर इसमें आप जो भी हमारे आचार्यगण, जो भी ज्योतिषाचार्य गणों के माध्यम से अगर आप उसको फॉलो करते हो उनकी बातों को, तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और बिल्कुल हम लोग आपको डराने के लिए नहीं चैनल्स पर बैठते हैं, हम लोग आपके लिए धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, शिवाय नमः का जप करें, हर हर महादेव बोले, जो सरल हो, सीताराम बोलें, राधे श्याम बोलें। इन सब मंत्रों को अगर आप बोलते रहेंगे, भगवान के नाम का जप करते रहेंगे,
तो आपके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी, अब जैसे कुंभ राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है, तो क्योंकि कुंभ राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है, चंद्रमा राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो ही, तो इसमें आपकी माँ परेशान हो सकती है, आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप ग्रहण संबंधी जो भी विचारधाराएं हैं हम लोगों के द्वारा जो अभिव्यक्त होती हैं, उन विचारधाराओं को हृदयंगम करें और उनके साथ अपने जीवन को जिए। आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और भगवान शिव के मंत्रों का या फिर जो भी आपके इष्ट देवता का मंत्र उसका जप करें। ग्रहण काल में सूतक जब लगेगा 12:57 पर, तो उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और जो भी वयस्क लोग हैं वो कुछ ना खाएं, छोटे छोटे बालक खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसे दूध है, जल है, ये ले सकते हैं। भारी वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए। और जो बीमार जन है वो भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो रोगी हैं। कई बार दवाई लेने के लिए आजकल कुछ भोजन या कुछ भी सामग्री लेनी पड़ती, ग्रहण करनी पड़ती। और जो गर्भवती महिलाएं वो कुछ खा पी सकती, इसलिए क्योंकि गर्भस्थ शिशु उनके उदरस्थ होता है, तो उसकी उदर शांति के लिए और अपने लिए भी उसके लिए वो ग्रहण कर सकती है। लेकिन किसी भी वस्तु से सिलाई करना या काटना या ये सब करना, कई बार गर्भवती महिलाओं को गेरू जो होता है, लाल लाल जो होता है, उसको लगा लेना चाहिए उदर में, तो उससे भी बहुत शांति होती है। और भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान से यही कहें, प्रभु आप हमारी रक्षा करें, आप हम पर कृपा करें। तो देखो, भावु मेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शिव सभी के दोषों को दूर करते हैं। ऐसा भगवान शिव का नाम है, महादेव का नाम है। और ऐसे अगर आप रहते हैं, करते हैं, ये सब सावधानियां बरतें तो बहुत अच्छा होगा। और अपने घर में आप कुसा को पूरे खाद्य पदार्थों में बिखेर दें और अपने द्वार के मेन गेट पर कुसा को जरूर लगाएं। इससे ग्रहण का जो प्रदूषित जो वातावरण है वो आपके घर में नहीं घुसेगा और आपके घर में स्वस्थ सानंदता रहेगी। तो ये कुछ जो नियम है जो ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए जाते हैं, उनको आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये जिम्मेदारी का बयान है। ठीक है महेंद्र मिश्रा जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब तो उन्होंने पूरा सार बता दिया कि कैसे यहाँ पर हमें बचाव करना है, लेकिन दूसरी तरफ जब जब ग्रहण की बात होती है, लोगों के मन में ये विवेश जरूर होता है कि हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए। अगर कहीं बाहर का कार्यक्रम है, कहीं यात्रा है, तो क्या हमें यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण लोगों के लिए क्या कुछ संदेश भी लेकर आया है और लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन होगा? जी ऐसा है कि प्रमाणम धर्म शास्त्र से कार्याकार व्यवस्थितो, तो हमारे जो है शास्त्रों में हर चीज का विवरण दिया गया है। ग्रहण का भी विवरण दिया गया है, ये क्यों लगता है ये भी दिया गया है, ये किन कारणों से लगा है ये भी दिया गया है। और जब ये जो है स्वरासुर ने जो है ये अमृत पिया था और चंद्रमा और सूर्य भगवान ने जब विष्णु जी को बताया कि इसने पी लिया, उसका सिर काटा गया, तो एक ये भी जो है कथा है। लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा द्रव्य पे पड़ता है। द्रव्य मतलब समुद्र पे पड़ता है, पानी पे पड़ता है। और हमारे शरीर के अंदर जो है वो 70% जो है द्रव्य होता है, इसलिए हमारे शरीर पे जो है चंद्रमा का असर बहुत ज़्यादा होता है। चंद्रमा हमारी माता होती है, मेरी नानी होती है, हम लोग की नानी होती है, मौसी होती है, बुआ होती है, तो जितनी भी जो है वृद्ध स्त्रियां होती है वो सब चंद्रमा होती है। और हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे यहाँ क्या है कि जन्म से और नाम से राशियां कई बार अलग होती है। तो विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मेषु जन्म राशि चिंतित नाम राशि न चिंतित। और दूसरा ये है देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवाम व्यवहार के नाम राशि चिंतित जन्म राशि न चिंतित। इसलिए सभी व्यक्ति को चाहे उसका कोई भी नाम हो, ये न समझे कि हमको ग्रहण शुभ करेगा या अशुभ करेगा, उसको पूजा पाठ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहण काल में पहले ग्रहण शुरू होने के पहले गंगा जल डाल करके पानी में स्नान करे, अगर हो सके तो नदी में स्नान करे और तर्पण दे और अपने जो है पितरों का तर्पण करे, पितरों का ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे। साथ ही दान वाली वस्तुओं को भी दान कर दे, पानी में विसर्जित कर दे। कोशिश ये करना चाहिए कि 400 ग्राम उड़द, 400 ग्राम सरसों का तेल, 400 ग्राम काली तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल और 4 सूखा नारियल अगर जो व्यक्ति नदी में ग्रहण काल में उसको विसर्जित करता है तो उसका जो है वो पूरा जीवन जो है वो सुखमय रहता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर अपने सभी परिवार के
व्यक्तियों का समान मात्रा में, समान वजन के बराबर अगर चांदी वो नदी में ग्रहण समय में विसर्जित करता है तो उसका पूरा जीवन में उसको ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। 100 साल तक उसका जो है ग्रहण उसके ऊपर प्रभाव नहीं करता। तो इसलिए ग्रहण काल में सभी व्यक्तियों को पूजा पाठ करना चाहिए, उनको शिव भगवान की जो है आराधना करनी चाहिए, मृत्युंजय मंत्र करना चाहिए, चंद्रमा का मंत्र करना चाहिए। माता के लिए अगर उनकी माता जीवित है तो उनके लिए कुछ पहले से ही वस्तु खरीद के रख लेना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए रख लेना चाहिए, गेहूं का दान जरूर करना चाहिए, चंद्रमा के लिए चांदी का दान और साथ ही साथ चावल का दान करना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय सत अनाजा का दान करता है तो उसका सभी ग्रह जो है उसका ठीक हो जाता है। तो उसको जो है हर व्यक्ति को चाहिए कि चंद्रमा के समय में उसका सदुपयोग करे। साथ ही अगर कोई मंत्र वो सिद्ध करना चाहता है तो इस काल में वो सिद्ध कर सकता है और सिद्धि उसको मंत्र की तुरंत मिल जाएगी। जपादि सिद्धि, ग्रहण काल में जपने से तुरंत जो है मंत्रों की सिद्धि हो जाती है, चाहे वो साबर मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, वो सिद्धि उसको मिल जाती है। कम से कम उसको जितना जो समय है ग्रहण काल का उसमें करना चाहिए। 9 घंटा पहले जो है वो सूतक लग जाता है। कोशिश ये करना चाहिए कि 9 घंटा पहले से वो अन्न ग्रहण न करे, जल ग्रहण न करे, और वो जो है आमतौर पे जो उनको कॉल ऑफ नेचर का जो चीज़ होता है उसको वो त्याग ना करे, वो टॉयलेट नहीं जाए। कोशिश ये करे कि शुद्ध होकर एक जगह आसन में बैठ करके वो पूजा करे, नहीं करे तो विश्राम हालत में भी रहे। और ये सब चीज़ें जो दान वाली है उसको इकट्ठा कर ले। अगर वो बाद में भी करना चाहता है तो ग्रहण के बाद भी कर सकता है, लेकिन रात हो जाएगा। कोशिश ये करे कि दूसरे दिन सवेरे जो है ग्रहण के बाद उसको दान करता है तो अच्छा रहता है। और जो व्यक्ति दान करता है उसका समाज में नाम होता है और उसको समाज में यश मिलता है। और देखने में ये आया है कि जो लोग समाज के सामाजिक कार्य में लगे हुए उनको जो है ग्रहण के बाद दान करने से उनको काफ़ी लाभ मिला है। ठीक है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई है, लेकिन चूंकि सूतक काल का हमेशा जिक्र होता है, पारुल चौधरी जी आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए सूतक काल तो हम सब समझते हैं कि ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है, उसमें आपको कुछ परहेज करना होता है, और जैसा महेंद्र जी ने भी बताया, लेकिन हमारी इतनी बिजी लाइफस्टाइल है कि हम सब कुछ मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक क्या वे आउट निकलना चाहिए? जैसे उन्होंने बताया कि 9 घंटे पहले आप कुछ खाओ मत, या फिर जो भी क्रम क्रिया है आप वो ना करो, लेकिन इतनी बिजी लाइफस्टाइल में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या एक वे आउट होना चाहिए ताकि ग्रहण का असर भी ना पड़े और जो परहेज हो वो भी कम से कम हो सके? देखिए, पहले तो हम बहुत बेसिक क्लियर करते हैं। खगोलीय घटना ज़रूर है, जैसे आपने भी मेंशन किया, बट हमारे सूर्य सिद्धांत के अनुसार यानी प्राचीन खगोल शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब जब सूर्य और चंद्र राहु केतु के नज़दीक जाते हैं तो ग्रहण लग जाता है। अब ये बोलें कि इसका असर नहीं होगा या इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, तो मोर एंड लेस सब पर ही होने वाला है। 85% हम लोगों पे असर ज़रूर दिखेगा, सारी जनता में, एक कनाडा को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट। आप यूरोप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, और अगर हम एशियाई जगहों पे देखा जाए वहाँ पे ज़रूर ये असर होने वाला है। रशिया, चाइना सब इससे ग्रस्त होने वाले हैं, तो ये असर ज़रूर होगा। अभी अगर हम लूनर एक्लिप्स की बात करें, जैसे चंद्र ग्रहण की हम बात करें, तो 9 घंटे पहले ही इसका सूतक लग जाता है। तो 9 घंटे पहले अगर मैं बोलूँ, बहुत मुश्किल ही है, टफ है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, हम भी आपके सामने बैठे हैं, तो खाना पीना बंद करना ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग रोगी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं, करने पड़ते भी हैं कुछ चीज़ें। पहले ऐसे क्यों कहा जाता था कि आप कुशा डाल दीजिए या फिर आप तुलसी दल डाल दीजिए तो फिर आप खाना ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि लोग भी सवाल उठाते हैं, आप क्या खाना शुद्ध हो गया है ना, बहुत लोग बोलते हैं ये चीज़। लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि पहले के लोग ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि पहले रेफ्रिजरेटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, इसलिए भी बोला जाता था ग्रहण, अब ये खाना खराब हो गया, अस्वस्थ हो गया, अब आप इसको फेंक दीजिए या फिर आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए ना, आप उसको ग्रहण ना कीजिए। तुलसी दल इसलिए डाला जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी उसमें जीवाणु होते हैं उसको मार देते हैं। ये भी एक मेडिकल की ट्रीटमेंट ही है आपको, कि आप वो वाला खाना ग्रहण कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, वो खाना खा सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ना खाइए, क्योंकि 9 घंटे भूखे रहना एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर कोई रोगी हो। तो वो तुलसी दल डाल के या फिर कुशा डाल के, या फिर आप लोग जैसे आप और हम काम कर रहे हैं और खाना इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो एक टाइम आप खाना खा सकते हैं। मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभी ये बात रही सूतक काल की इतना 9 घंटे रहेगा, लेकिन जो मेजरली अगर मैं बोलूँ आप खाना अवॉइड कर सकते, जो 3.5 घंटे का जो टाइम आपको बताया है मोक्ष के टाइम तक, तब आप अवॉइड कर सकते हैं, तब आप कुछ ना ग्रहण करें तो ही अच्छा है। पानी पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं आप, वही तुलसी दल डाल के या फिर कुशा। और तुलसी दल आप अगर ले रहे हैं तो जैसे कि रविवार का दिन है तो तुलसी हम लोग नहीं तोड़ते हैं, बिल्कुल। तो आप एक दिन पहले ही ये कुशा या फिर तुलसी दल इकट्ठे करके अपने आप खाने के पदार्थों में डाल सकते हैं। अभी हम बात उसकी भी करेंगे कि आपको क्या क्या खाना चाहिए या क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला हो या कोई आम इंसान हो, नोकीली चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है, नाखून नहीं काटने, बाल जैसे रंगते रहो, कलर नहीं करवाने बालों में आज के दिन। और आपको आज के दिन बोलूँगी कोई भी जितना सात्विक खाना आप खाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा। कम भी खाएंगे इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जब ग्रहण का समय होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का टाइम होता है, इसलिए भी बोला जाता है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, यानी एक दिन अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स कीजिए। एक दिन आप नहीं खाएंगे, जैसे करवा चौथ पे भी नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे फास्ट होते हैं हम नहीं खाते हैं, तो बॉडी सिर्फ पानी मांगती है हमारी, जैसे बताया 75% हमारी बॉडी पानी पे चल रही है, तो आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, गंगा जल डाल के भी आप ले सकते हैं, पानी आप पीजिए, लेकिन खाना हो सके तो अवॉइड कीजिए। बाकी जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं या रोगी हैं वो खाना खा सकते हैं। अभी अब बात मैं करना चाहूँगी कि ये ग्रहण जो लग रहा है कितने लोगों पे असर करेगा, और जैसे अभी पंडित जी ने बोला राशियों पे असर नहीं करता है या बहुत लोग होते हैं, पर मैं बोलूँगी बिल्कुल जी राशियों पे असर करता है, क्योंकि इस टाइम पे कुंभ राशि पे लग रहा है ये ग्रहण, तो असर करेगा। और हम जो राशि बता रहे हैं चंद्र राशियाँ ही बताई जा रही हैं, लगन की राशियां बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से असर करता है। यानी चंद्र जिस जिस घर में जिस जिस भाव में लग रहा है उसको ग्रस या डैमेज कहीं ना कहीं वो करके जाएगा। अच्छा होगा तो देखिए अच्छे फल देगा, बुरा होगा तो बुरे देगा। जैसे जिसकी मानसिक अभी पीड़ाएं चल रही हैं या जिसका चंद्रमा नीच का चल रहा है, साढ़े सती चल रही है जिसकी, या जिसका भी इस टाइम पे बृहस्पति भी खराब चल रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा बृहस्पति हमारे अतिचारी हैं, तो 19 अक्टूबर को उच्च के हो जाएंगे जब वो, तब ये जो चीज़ें हैं ना बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन 19 अक्टूबर तक मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ही अच्छा समय है, संभाल के चलने की बिल्कुल ज़रूरत है, चाहे देश दुनिया हो, राजनीति हो या हम आम जनता भी हो, सबको संभाल के चलने की ज़रूरत है। अभी ये जो ग्रहण लग रहा है ये सबसे पहले हमारा राहु की राशि नक्षत्र में लगेगा, यानी कि जो कि भ्रमित करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, और ऊपर से जो मंगल जो भी हमारी दशा चेंज करने वाला है, यानी कुंभ की राशि में लग रहा है। कुंभ हमारी राशि वायु की राशि होती है, यानी अभी जो बीमारियां होंगी एकदम से फैलेंगी। अभी जैसे जल की बीमारी हो सकती है, पित्ताशय की हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज लोगों को ज़्यादा आएंगे, मेंटल एंग्जाइटी ज़्यादा होने की आपको शंकाएं दिखेंगी, तो ये वाली बीमारियां जो होती है ज़्यादा फैलती हैं। और जो शत भिक्षा नक्षत्र होता है हीलिंग का स्टार भी माना जाता है, तो यानी आपको आने वाले टाइम में इलाज में या फिर मेडिकल से रिलेटेड नई नई बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये जो ग्रहण का समय है थोड़ा हमें सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। और आपने कहा कि डिटॉक्स करना है अपने आप को, तो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी डिटॉक्स करना है। और इसीलिए कहते भी हैं कि आप मंत्रों का जितना ज्यादा जाप करेंगे, ईश्वर से जितना ज्यादा जुड़े हुए रहेंगे, वो आपके लिए लाभदायक होगा। गिरीश जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, सूतक काल की बात हो रही है और राहु का प्रकोप भी है, शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख मिलता है? हम बचपन से सुनते आते हैं कि एक उसका साइंटिफिक रीजन भी है और धार्मिक महत्व भी है, लेकिन अगर शास्त्रों के लिहाज से बात करें तो चंद्र ग्रहण को वहां कैसे दर्शाया गया है? सूतक काल की बात करें तो सूतक काल में लोग सोचते हैं कि शायद थोड़ी नेगेटिविटी होगी, लेकिन शास्त्रों में क्या उल्लेख है उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारा जो ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, ये छठा शास्त्र है, ठीक है, ये अपने आप में ही शास्त्र है। बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा ग्रहण का, एक एक स्टेप आपको हमारे दर्शकों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो ये खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे भी देखने को मिलेगा। अब सूतक काल के बारे में जैसे आपने सवाल किया, तो देखिए ग्रहण से 9 घंटे पहले जो सूतक का प्रावधान है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और हमें भी अपने घर में अगर हमने मंदिर बनाया हुआ है तो उसके भी कपाट बंद कर देनी चाहिए। अगर मंदिर घर में नहीं है और कोई मूर्तियां रखी हुई हैं तो उनको किसी अच्छे धुले हुए वस्त्र से हमें ढक देना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, इस ग्रहण को जैसा कि अभी पारुल जी ने बताया कि कम करने की क्षमता 2 जगह पे 2 चीजों में है। एक कुशा जो अत्यंत पवित्र मानी गई है, और दूसरी है तुलसी दल। तो आप अपने खाने पीने की चीजों के अंदर कुशा या तुलसी दल रख दीजिए, जिससे कि उनकी नेगेटिव इफेक्ट है वो जो इन्होंने बताया अभी बिल्कुल साइंटिफिकली
कि उसका दुष्प्रभाव है, जो अल्ट्रा जो वायलेट किरणें आ रही हैं उनका प्रभाव कम हो जाएगा। अब देखिए क्या है, एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट, ज्योतिष ग्रहों की गति और उनकी किरणों का ही सारा खेल है। तो अगर चंद्र की किरणें अगर पृथ्वी पे नहीं आ पा रही है या बाधित हो रही है या कम आ पा रही है, तो देखिए चंद्रमा है क्या, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जितने भी ओशंस हैं, जितने भी समुद्र है संसार में, उनका कारक है। और हमारी बॉडी भी 70% वाटर से ही बनी हुई है। तो निश्चित रूप से चंद्रमा माँ, ममता, मन, इमोशन, सेंटिमेंट्स, इमेजिनेशन, इन सब का प्रधान कारक है। तो निश्चित रूप से जितने भी ल्यूनेटिक लोग हैं या जिनकी की कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है अच्छा नहीं है, नीचस्थ है, 6ठे-8वें घर के अंदर है, राहु केतु के साथ में, शनि से दृष्ट है या उनके साथ में है, तो ऐसे लोगों को भावनात्मक रूप से और इसके अलावा साथ ही साथ में, जैसे कई बार होता है ना कि आप आपकी भावनाएं जो हैं वो काफ़ी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कई बार जो है आप अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध आपके मन से है, आपके विचारों से है, आपकी इमेजिनेशन से है। तो सबसे पहली बात कि वो राशियां जैसे कर्क राशि हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि राहु के साथ में भी है, केतु के साथ में भी है, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है और सब अपने विचारों को संयत करना है। देखिए आज हमारा इस चैनल, जो हमारा चैनल है, इसके थ्रू आपको बताने का मतलब यही है कि ये ग्रहण आज पहली बार नहीं लग रहा है, बिल्कुल, है ना। ग्रहण लगने की विशेष बात यह है कि कभी भी पितृपक्ष के अंदर ग्रहण की शुरुआत जो है वो चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण से होकर के समापन भी जो है वो सूर्य ग्रहण से होगा। ये विशेष बात है और ये कई सौ सालों के बाद में देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये है कि पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो सूतक काल से पहले कर लीजिए, 12/58 से पहले कर लीजिए। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा चैनल आपको यही तो इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने मानसिक स्तर को बनाए रखना है। तो पितृपक्ष में पूर्णिमा का श्राद्ध आप कर लीजिए सूतक से पहले। दूसरा, सूतक के अंदर आप बिल्कुल तुलसी दल मिश्रित जो है वो आप जल ले सकते हैं और कुछ घंटों तक आप, जैसे बालक है, वृद्ध हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से ले सकती हैं। विशेष ध्यान रखना है कि जब ये ग्रहण चल रहा है, यानी 9/58 से लेकर 1/27 तक का जो समय है मध्य रात्रि का, उसके अंदर आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली एक तो आप ये कोशिश करें कि हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 2-3 घंटे के लिए अपना कम से कम अपनी पानी जो पीना है वो छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, वैसे भी रात्रि का समय रहेगा। हाँ, आपको सोना नहीं चाहिए। उस समय पे मंत्र जाप का विशेष महत्व है। अब मंत्र कौन सा, या तो आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है आप उसका जाप करिए, या सबसे सुंदर काम है आप नाम जप करिए, क्योंकि नाम जप जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस भगवान की भी आप पूजा करते हैं, जो इष्ट आराध्य आपके हैं, उनका नाम जप करिए। और साथ ही साथ के अंदर अगर आपको जैसे हनुमान चालीसा ही आता है तो आप हनुमान चालीसा ही करिए, क्योंकि ड्यूरिंग द ग्रहण काल आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, वो कई सौ गुना उसका इफेक्ट मिलता है और वो पाठ, स्तोत्र और मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। ये बात शास्त्रोक्त है और ये शास्त्रों में इसका वर्णन कई जगह पर पे आया भी है ना। तो अभी गर्भवती महिलाओं के लिए, जो हमारी प्रेग्नेंट मातृशक्ति है, उनके लिए मैं बता दूं, बहुत बढ़िया अभी पारुल जी ने समझाया कि आपको एक तो नुकीली चीजें जितनी भी हैं, चाहे वो चाकू है, चाहे वो सुई है, चाहे वो कैंची है, इनका प्रयोग करना ही नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो गर्भ के अंदर जो मैंने बताया कि 70% वाटर है, तो जो फॉर्मेशन जो गर्भस्थ शिशु की होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट वो जो वाटर है वो ओशन वाटर से मिलता जुलता होता है, तो उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो आपको निश्चित रूप से उस समय पे, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय पंडित जी ने बताया कि कोशिश करना चाहिए टॉयलेट का यूज भी ना करें, है ना। अगर वृद्ध हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बालक है, तो बात अलग है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ना करें। ग्रहण से पहले आप
स्नान आदि करके और भगवान का ध्यान करे, मानसिक जप करे, मानसिक पाठ करे। मूर्तियों को, मंदिर को तो खैर खोलना भी नहीं होता है, ना उनको टच करना होता है। और ड्यूरिंग द टाइम, ग्रहण काल के अंदर जो भी आप पाठ पूजा करेंगे उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब मैं आपको बात करूं, ये थोड़ी लेकिन ग्रहण के बीच में चूंकि आपने बताया कि मतलब मंदिरों को हम टच ना करें और पूजा पाठ कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ ऐसी विशेष यहाँ पर प्रावधान है कि हम एक सर्टेन वे में अगर हम पूजा करते हैं, चलिए ठीक है, भगवान को तिलक नहीं लगा सकते हैं तो हाथ जोड़ के तो बैठ सकते हैं नहीं, उनके साथ। मंदिर बंद रहेगा। मंदिर के बाहर आप बैठ जाएं या किसी भी साफ जगह पे अपना आसन बिठा के आप बैठिए, वो आसन जिस पे आप नित्य पूजा करते हैं, आप अपनी माला से पाठ कर सकते हैं। मानसिक जप का मतलब कर माला कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो भी मंत्र आपको याद है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें पाठ याद नहीं है, मंत्र याद नहीं है, तो आप बाकायदा सुन सकते हैं। श्रवण जो करते हैं उसका भी आपको लाभ है। आप ध्यान में बैठ करके, और देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी हमारे सभी विद्वान गुरुजनों ने बताया है कि इसके अंदर हमें आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिकता का जो बढ़ावा है वो इसी पीरियड में दिया जाता है। अपने आप, अपने मन के साथ में रह करके, वो कैसे मन को नियंत्रित करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने मन को नेगेटिविटी से निकालना है। मन को धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 चरण है, तो इसके अंदर अपने जितना मेडिटेट कर सकते हैं अपने मन को वो करे। और नकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको बचना है। ग्रहण, चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व ही मन से है। तो मैं आपको बताऊं, अपने मन को आप कैसे बलिष्ठ कर सकते हैं, कैसे पुष्ट कर सकते हैं, जब आपका मन सकारात्मक ऊर्जा में लगेगा। और भगवान का जो हम बार बार आपको पाठ पूजा मंत्र बता रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक तो ईश्वर से मिलेगी, अच्छी सोच से मिलेगी, तो वही आपको शुभता देने के लिए पर्याप्त है। गिन्नी मेरा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है काफी लंबे समय से। गिन्नी जी, क्योंकि देखिए ये जो साल है वो मंगल का साल है, मूलांक है 9, और मंगल को लेकर लोगों के मन में काफी ये कश्मकश होता है कि शायद कुछ दुष्प्रभाव ना पड़ जाए। हालांकि मैं भी बहुत न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर ग्रहण के लिहाज से इसको जोड़कर देखा जाए तो आप क्या बताना चाहेंगी, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है? और अगर किसी भी मूलांक के तौर पर अगर कुछ भी यहाँ पर नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी भी है, तो आप उसको कैसे बताएंगे और कैसे उससे निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ग्रहण आप देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का सबसे पहले जो आपके ऊपर असर पड़ता है वो आपके इमोशंस पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थॉट्स आपके कभी नेगेटिव होंगे, कभी पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में कला कलेश से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के टाइम पे इसलिए बोला जाता है कि आप अपना जितना ज्यादा पाठ पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मन है, चंद्रमा देखा जाए मन है, सबसे पहले तो मन है। मन को आप अपने कैसे नियंत्रण में रखेंगे, तो उसके लिए आपको जाप करें, जाप माला कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। और जितनी भी हम लोग आपको चीजें बोलते हैं कि आपको दान करनी चाहिए, वो ऑब्वियस है आप रात के समय नहीं कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, घर से बाहर ना निकले उतना ही अच्छा रहता है। वो आप अगले दिन सुबह करते हैं जितना भी दान किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप जितना हो सके मंत्र जाप करें। अगर आप किसी को मंत्र नहीं आता या उच्चारण करने में प्रॉब्लम है, तो आप नाम जाप करें, आप राधा राधा नाम जाप करें, या फिर जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं उनका नाम जाप करें। सबसे स्पेसिफिक ये है कि पाठ पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि और भी महंतों ने, सबने ये चीज आपको बोली है कि आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, हर राशि, हर न्यूमरोलॉजी के नंबर के हिसाब से हर किसी पे अलग अलग इम्पैक्ट है। कईयों पे अच्छा भी है, कईयों पे बुरे भी है, कईयों के रिश्ते बहुत अच्छे भी होंगे, कईयों के बहुत बुरे भी होंगे। तो जिनका रिजल्ट बुरा आ रहा है वो अगर ये जाप करेंगे तो उन चीजों से बच जाएंगे, उन लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे, उन नेगेटिव थॉट से बच जाएंगे। तो मेन चीज है वो। और उसके बाद आता है हमारा हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं। आपको अपनी माताओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा है, आपको अपनी माताओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रार्थना ही बचा सकती है। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी देखो, जितने अच्छे आप कर्म करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जितने ज्यादा पाठ पूजा करेंगे, जैसे अभी आपको बताया सर ने कि सिद्ध हो जाते हैं मंत्र, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। कलयुग में एक भगवान ने कुछ हमारे को चीजें बहुत अच्छी भी दी है कि हम बिल्कुल, और इसलिए कहते भी हैं कि कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम मात्र से वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप बातें बताइएगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ
1, 2 और 3 मूलांक वाले जितने लोग हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से होगा, जो कि 1, 2, 3 के मूलांक की कैटेगरी में होंगे, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? वो क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव इस दौरान कर सकते हैं ताकि वो लाभ उनको ना सिर्फ अभी मिले बल्कि नियर फ्यूचर में भी उनको लाभ मिलता रहे? देखो, एक मूलांक वालों के लिए जहां तक मुझे दिख रहा है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता हुआ दिख रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, सबके पास चांदी के बर्तन होंगे घर में और नहीं है तो एक चांदी का गिलास लेके अगर वो जल ग्रहण करें उसमें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और जो स्त्री है, जो फीमेल्स हैं, वो अगर चांदी को खुद को भी धारण करे तो उनके वो गुस्से से बच सकते हैं, क्योंकि उनका जितनी भी प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे इमोशन से रिलेटेड दिख रही है, उनका गुस्सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर वो चांदी धारण कर लेंगे या चांदी के ग्लास में जल पिएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको जल भी पीना है तो उसके अंदर तुलसी जी जरूर डाल के पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं मूलांक 2 वालों की बात। मूलांक 2 वालों को जरूर से जरूर दान करना है चंद्र ग्रहण के टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 2 नंबर है चंद्रमा का, ठीक है। और उनकी काफी सारी चीजें होती हुई भी दिख रही हैं, कुछ प्लानिंग्स होंगी उनकी बाहर जाने की, तो वो अच्छे रिजल्ट देते हुए भी मुझे दिख रही हैं चीजें। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको इस टाइम पे पूजा जरूर जरूर करनी है और दान दक्षिणा जरूर निकालना है। अब हम मूलांक 3 वालों की बात करें। मूलांक 3 वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, जो सोचा नहीं था वो भी होगा। चीजें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है उनके लिए, ये चंद्र ग्रहण उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा और दुनिया में उनका नाम होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट उनकी कहीं ना कहीं तबीयत मुझे बिगड़ती हुई दिख रही है, तो मैं यही कहूंगी कि जितना ज्यादा हनुमान चालीसा कर सके उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कंटिन्यू करते रहे, नहीं तो हनुमान जी का कोई भी मंत्र अगर वो कर सके तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई और चूंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग न्यूमरोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और कार्य भी उसी लिहाज से करते हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, दिन है रविवार जो कि भगवान सूर्य का दिन है, हो रहा है चंद्र ग्रहण और परिवार में भी सभी ग्रह एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सूर्य को पिता के तौर पर माना जाता है तो चंद्रमा को माता के तौर पर माना जाता है। क्या ऐसी कुछ यहाँ पर तालमेल नजर आ रही है कि हमें एक तरीके से कहा जाए तो हमें ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए या फिर इस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? और दूसरा ये होगा कि राशियों के लिहाज से आप क्या बताएंगे, पहली 3 राशियों के लिए आप क्या बताएंगे कि क्या उपाय करने चाहिए और क्या फिलहाल नजर आ रहा है आपको? देखिए, सूर्य के दिन और ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ये ठीक है, कोई नहीं, दिन तो कोई भी है, ग्रहण तो किसी भी दिन पड़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। पर क्योंकि सूर्य चंद्रमा का मित्र ही है, शत्रु नहीं है, अगर शत्रु होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर अगर मेष राशि वाले ध्यान रखें, अपने लिए लाल दाल का दान करें और लाल कपड़े में बांधकर लाल पुष्प, रक्त पुष्प लेकर के उसमें रखें और दक्षिणा भी रखें और विद संकल्प दान करें तो मेष राशि वालों को बहुत राहत मिलती दिख रही है। और उपाय करें, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, चंद्रमा जी के मंत्र सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप यदि करते हैं तो, क्योंकि भगवान चंद्रमा जी भी आ गए और साथ में भगवान सोमनाथ जी मतलब साक्षात भगवान शिव भी आ गए, तो ऐसे मंत्र का जप करेंगे तो आपकी बहुत सारी सेवाएं, आपको बहुत उत्तम सेवाएं प्राप्त होंगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि वाले चावल का दान जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा के ग्रहण में चावल का दान करें और शुक्र की भी चावल ही सामग्री होती है। सफेद वस्त्र में अगर आप दान करते हैं और साथ में दही का भी दान करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। और श्वेत पुष्प रख करके, दक्षिणा रख के, संकल्प सहित यदि इसका दान करते हैं तो दिव्य आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मिथुन राशि वाले, तो मिथुन राशि वाले भी हरा चारा अपने वजन के बराबर यदि दान करें और वो गायों को खिलाएं तो उनके जीवन की संपूर्ण आपत्ति विपत्ति समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि गऊ के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ब्राह्मण के शरीर में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो पंडित जी महाराज को प्रणाम करें और उनसे कहें महाराज संकल्प पढ़ दीजिए और संकल्प पढ़ के उनके आपके वजन के बराबर जो भी हरा चारा है वो गऊओं को दान करें तो आपका बुध भी ठीक हो जाएगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके वजन के बराबर का हरा चारा हो या अन्न हो। 7 तरह के जो अन्न होते हैं, हमारे मिश्रा जी कहते हैं सतनजा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो 7 प्रकार के जो अन्न उनका संकल्प सहित यदि दान करते हो तो वर्ष पर्यंत आपके ऊपर की जो भी आपत्ति विपत्ति उनका समन हो जाएगा और आपके जीवन में मंगल होगा निश्चित। तो इन कुछ नियमों को आप फॉलो करें तो बिल्कुल घबराएं नहीं,
ये हमारे जो चैनल की जो हुंकार है ये डराने के लिए नहीं है, आप सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करने की ज़रूरत है। आपको ये हमारा चैनल एक दर्पण की तरह आपको शीशा दिखाता है कि भैया डरो मत और अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। अगर आप शुभ कर्म करोगे, बिल्कुल। मंगलमय कर्म करोगे तो आपके जीवन में निश्चित मंगल होगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए कहते हैं ना कि जैसा आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे कर्मों को कहीं ना कहीं काटने का काम करती है। महेंद्र जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हो, क्योंकि 3 राशियों के बारे में उन्होंने बता दिया है कि कितना प्रभाव उस पर पड़ने वाला है, क्या दान देना चाहिए। रविवार का दिन है और चंद्र ग्रहण है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने स्तर पर तो सावधानियां बरतेंगे, लेकिन अगली अगर 3 राशियों के बारे में मैं बात करूं तो आपको क्या नजर आ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या ऐसे उपाय हैं जो कि अगर हम अपनाते हैं तो आगे आने वाला समय हमारे लिए काफी अच्छा होगा? देखिए, सूर्य पूजा कृतम बिना सर्व पूजा निष्फलम भवेत। तो सूर्य की जो है पूजा जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए। सूर्य का ही रोशनी यानी कि उसका तेज लेकर के चंद्रमा प्रकाश करता है, तो सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। और रहा राशि की बात, तो कर्क राशि है, तो कर्क राशि के लिए सबसे अच्छा चीज है कि चावल जो है और खीर उसको बना करके अगर किसी गाय को या किसी गरीब को खिलाया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। उसका दान किया जाए, वो अच्छा रहता है। और चंद्रमा का जो मंत्र है उसको पढ़ा जाए। और सबसे अच्छा है कि ओम सोम सोमाय नमः मम सर्वग्रहणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, ये कह करके और अपना जितना भी है चावल वो मंदिर में दान कर दे तो सबसे अच्छा रहता है। और गाय को खीर खिलाए और गरीब व्यक्ति को खीर खिलाए तो उससे उसका चंद्रमा जो है वो शुभ हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि चांदी के टुकड़े को जितने भी परिवार हैं उनके सदस्यों के एक एक टुकड़ा वजन के बराबर लेकर के समान वजन का होना चाहिए। 1 ग्राम हो तो 1 ग्राम, उसको अगर जल में ग्रहण काल में अगर बहा देता है तो उसका 100 साल तक जो है उसका चंद्रमा शुभ हो जाता है। साथ में जो है जहाँ तक सिंह राशि की बात है, सिंह राशि के लिए मैंने बोला कि सूर्य का जो है वो पूजा जो है सूर्य का पूजा करना चाहिए। सूर्य के लिए जो है गेहूं सबसे अच्छा चीज़ है। गेहूं का अपने वजन के बराबर अगर दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो 10 किलो जो है वजन करके वो दान करें। और सूर्य का मंत्र ओम भास्कराय मम सर्वग्रहणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, ये कह के और वो जो है गेहूं का दान करे और पढ़े। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूजा पाठ ये तपस्या ये तो है ही है, लेकिन कल्यो दान मेकम सर्वेशाम उपायनाम दानम श्रेष्ठम मतम, ये है। और दान देने से जो है सिद्धि तुरंत प्राप्त होती है। दान देने से लोग जो है प्रसन्न होते हैं, जिनको प्राप्त होता है वो आशीर्वाद देता है तो आदमी को ज़्यादा लाभ मिलता है। साथ में ग्रहों की चीज़ भी चली जाती है, तो इसलिए दान जरूर देना चाहिए। अब रहा कन्या, तो कन्या राशि का जो है मंत्र पढ़ना चाहिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र को पढ़े। दुर्गा जी का मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः पढ़े। और उसको पढ़ने के बाद और हरी चीज का जो है जैसे पालक हुआ उसको गाय को दान करें। साथ में मूंग होता है, सबसे अच्छा जो होता है मूंग होता है, उसको भिगो के चिड़ियों को दान करें। उसको उसका जो है मूंग साबुत जो है वो जब मंदिर में जाके दे, इससे उसका बुद्ध जो है बिल्कुल शुभ हो जाएगा। और बुद्ध अगर शुभ हो गया तो उसकी बुद्धि शुभ होगी, और बुद्धि अगर शुद्ध हो गई तो उसको धन का लाभ होगा, उसके घर में जो है शांति रहेगी। बुद्ध अगर जिसके घर में शुभ रहता है, देखने में ये आया है कि सब कुछ शुभ रहता है, क्योंकि बुद्ध लड़कियां का प्रतीक माना जाता है, कन्या है, और कन्या जो है लक्ष्मी का प्रतीक होती है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इसलिए बुद्ध का जो है वो जो है कन्या राशि वाले का दान जो है देना वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन दान देने के पहले ये एक बार विचार करना चाहिए कि कहीं मेरी कुंडली में वो उच्च का तो नहीं। अगर उच्च का है ये भावना किसी को पता नहीं है तो सीधे जाके मंदिर में जो भी चीज दान देना है मंदिर में रख के चला आए। तो ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, क्योंकि मेरी भी कन्या राशि है तो मैं चाहूंगी कि मैं इस चीज को जरूर अपनाऊं और जो भी आपने उपाय बताए हैं उनको भी मैं जरूर करूं। पारुल चौधरी जी, आपका रुख करते हुए अगली 3 राशियों के लिए आप क्या बताएंगी? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बात करी, रविवार का दिन है तो इसलिए तो स्पेशल है ये वाला ग्रहण, जो इतना बड़ा ग्रहण बोला जा रहा है। रविवार का दिन है, पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, साथ में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। पूर्णमासी का दिन भी है। तो हम बात अब करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि में जो चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है ना, वो लग रहा है 5वें भाव में। 5वां भाव हमारा शिक्षा,
प्रेम, और होता है हमारा स्पेकुलेटिव का होता है, गेन्स का भी होता है, साथ में मार्केट गेन्स का भी यही हमारा भाव होता है। तो इनको मार्केट से गेन होता हुआ मुझे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। इनका जो मंगल है उस टाइम पे 8वें भाव में है इस टाइम पे, तो यानी इनका जो पैशन है ना, पैशन काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा इनके काम के प्रति। यानी ये कर्म करेंगे लेकिन इनको फल भी एकदम से अच्छे मिलेंगे। तुला राशि के लिए ग्रहण मैं बोलूँगी अच्छा ही रहने वाला है, इनके लिए बहुत ही कम नेगेटिव चीज़ें रहने वाली हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत मन मुटाव आ सकता है या गलत फहमियाँ आ सकती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। उसके लिए आपको उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। हो सके तो आप दान ज़रूर कीजिए, चंदन का दान कर सकते हैं, या आप एक तुलसी का वृक्ष या फिर एक छोटा सा पौधा ज़रूर मंदिर में जाके दान कीजिएगा, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ में आप ओम शन शनेश्वराय नमः का जाप करते जाइए, कम से कम 1 माला का जाप आपको ज़रूर करना है। यह आपको बहुत मेंटली भी आराम देगा, और आपके रिश्तों में जो गलतफहमी दिख रही है और आपके पर्सनल रिश्ते यानी पारिवारिक रिश्ते जो है कहीं ना कहीं उलझते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो थोड़ी सी वाणी है ना वहाँ पे दोष लगता हुआ दिख रहा है इस वजह से। तो आप ये दान कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, और रोज़ आप हो सके तो चंदन का तिलक अपने माथे पे ज़रूर लगाइए। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा लग रहा है 4थे भाव में लग रहा है ये ग्रहण, और जो हमारा 4था भाव होता है रियल एस्टेट का भी होता है, प्रॉपर्टी गेन्स का भी होता है। और वहीं पे अगर आप देखोगे शनि इनके 6ठे भाव में जाके बैठा हुआ है, जो कि कड़ी दृष्टि दे रहा है इनकी मेहनत पे। यानी कि बेटा तू मेहनत कर और मैं तेरे को तभी फल दूंगा, कर्म करने पड़ेंगे आपको, मेहनत का फल आपको मिलेगा लेकिन बहुत देर से मिलेगा। तो आप बीच में कोई भी चीज़ क्विट ना करें, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी। कोई नई चीज़ अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है कोई नई चीज़ खरीदने का या नई मूवमेंट करने का, या फिर आप यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप मूव करना चाहते हैं अपना घर, या फिर ट्रैवलिंग से आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी मत कीजिएगा, टाइम अच्छा नहीं है। आपने कम से कम 40 दिन आप इस चीज़ का परहेज कीजिए, फिर आप आगे बढ़िएगा। नई स्ट्रेटजी जो आप बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा लीजिए, पॉज पे आ जाइए। अच्छी चीज़ें नहीं मुझे दिख रही हैं आपके आने वाले टाइम पे। माता की सेहत खराब होती हुई दिख रही है, माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, और आपकी माता की सेहत में बोलूँगी दान दक्षिणा तो देखिए करना ही पड़ेगा, ये कलयुग है, और बिना कलयुग में सनातन या फिर जो धर्म को, या फिर आप अपने हिंदू धर्म को ना आप आगे बढ़ाइए ना, या आप ना पूजा पाठ कीजिए, तो आपकी गति ही नहीं है। 2025 में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नाम भी करना है, जाप भी करना और मंत्र भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपके उपाय की बात करूं तो आपको ओम केतवे नमः का ज़रूर जाप करते रहना है। लाल वस्त्र या फिर मसूर की दाल आप ज़रूर दान कर सकते हैं। अगले दिन जैसे ही ग्रहण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, नेक्स्ट डे यानी कि अंग्रेजी तिथि जो हम बोलेंगे 8 सितंबर को, आप सुबह जाके शिव मंदिर में जाके या तो आप जल चढ़ा सकते हैं या फिर आप पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ा सकते हैं। इससे आपके जो भी माता की दिक्कत दिख रही है और जो भी आपके आने वाली ब्लॉकेजेस हैं वो आपको दूर हो जाएंगी, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बात करेंगे हम धनु राशि की। धनु राशि के जो चंद्रमा ग्रहण लग रहा है वो 3रे भाव में जाके लग रहा है। 3रा भाव हमारा होता है करेज का, हमारे संचार का और नए कॉन्टेक्ट्स एंड ट्रेवल्स का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको नई जगह पे अभी मैंने बोला कि नहीं जाना है, धार्मिक यात्राएं अभी आपको नहीं करनी है। ओवरऑल धनु राशि के लिए फाइनेंशियली मैं बोलूँगी सडन गेन ज़रूर दिख रहे हैं। कोई अचानक से आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, या फिर पितृ से हो सकता है आपको कोई संपत्ति मिल जाए, या फिर आपके कोई लिटिगेशन लीगल चल रहे हैं तो समझौते वाली स्थिति बन जाएगी, बिल्कुल से नॉर्मल स्थितियां बन जाएंगी इन आने वाले 40 दिन के अंदर ही अंदर। अगर आपको मैं उपाय बताऊं तो आपको बृहस्पति के मंत्रों का जाप ज़रूर करना है। आपको गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम बृहस्पताय नमः का आप जाप जरूर कीजिएगा। हल्दी और साथ में हल्दी की पीली गांठ मैं बोलूँगी आप ज़रूर चढ़ा कर आइएगा, या तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप रख सकते हैं, आपको बहुत फलदायी होगी। दान जो आपको देना है, आप या तो पीली मसूर दाल भी दान कर सकते हैं या फिर आप हल्दी का भी दान कर सकते हैं। और जैसे कि संडे का भी दिन है और सूर्य का भी दिन है, तो आपको मैं बोलूँगी गुड़ का दान, या गुड़ से बनी कोई मिठाई या गुड़ से कुछ भी बना हुआ आप दान कीजिए किसी भिक्षुक को, या फिर जो सफाई कर्मचारी होते हैं आप उसको दान कीजिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए लाभ तो बहुत है, लेकिन वही है कि उपाय भी आपको अपनाने पड़ेंगे। हालांकि सकारात्मक हो नकारात्मक हो ये प्रभाव आता जाता रहता है। गिरीश जी, आपका रुख करते हुए जो बाकी की आखिरी की 3 राशियां हैं उनके बारे में आप क्या बताएंगे और कितना उपाय करना चाहिए? कम से कम भी अगर कोई कर रहा है तो उसे उसका कितना ज्यादा लाभ मिलेगा? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो बची हुई 3 राशि है इसका विश्लेषण करूंगा ही, लेकिन आप ये भी समझिए कि जो चंद्रमा है, ये जो भी ग्रहण होते हैं उनका प्रभाव आने वाले 1-2 महीने पहले से मिलने लग जाता है। कम से कम
आप ये मान के चलिए 108 दिन से 120 दिन के बीच में उनका प्रभाव रहता ही रहता है। तो अभी जो आप जल प्रलय देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये निश्चित रूप से जो चीजें हैं आगे बढ़ने ही वाली है, क्योंकि सितंबर के महीने में भी 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 3 दिन बाद में हिंदुस्तान की जो जन्म कुंडली है उसके हिसाब से मंगल की महादशा भी लगने वाली है 7 साल की। तो इसका बड़ा ही वैश्विक स्तर पे आपको व्यापक प्रभाव देखना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो काफी होंगे और एक तरीके से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम कृषि प्रधान देश के साथ साथ अब जो चूंकि मंगल की महादशा आएगी तो डिफेंस के ऊपर हमारा काफी काम होगा। ऐसे ही हमारी जो विदेश नीति है उसमें व्यापक बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मकर राशि की, तो देखिए मकर राशि के अधिपति देवता हैं शनिदेव, और मकर राशि अभी अभी मतलब मई एंड के अंदर 7.5 से मुक्त हुई है। मकर राशि में शनिदेव पराक्रम भाव में है। एक यही चीज हमारे लिए इत्मीनान की है, मकर राशि के लोगों के लिए, जातकों के लिए। उसके अलावा जितने भी मुख्य जो मेजर ग्रह हैं वो इतने बढ़िया अभी नहीं है, चाहे वो राहु है, चाहे वो केतु है या बृहस्पति है। साथ ही साथ दूसरा भाव है जहां पे अभी ग्रहण का इफेक्ट आने वाला है। तो देखिए दूसरा भाव होता है धन और वाणी मुख्य रूप से। तो आपको अपनी वाणी को सोच समझ करके बोलना है। कोई भी ऐसा मैटर जहां पे विवाद हो सकता है आपको नहीं पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो धन का निवेश करने वाले हैं उसमें भी मैं आपको ये बोलूंगा कि बहुत सोच समझ करके करें, बल्कि अगर हो सकता है तो कम से कम अभी 2-3 महीने तो आप निवेश से बचे ही बचे। उसके अलावा ऐसे जितने भी विवादित मुद्दे हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में है, चाहे वो पब्लिक है या आपके घर में प्राइवेट है, आपको बचना चाहिए, अदरवाइज आप विवाद में आ जाएंगे। उसके अलावा परिवार के अंदर असंतोष रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से आपको जितने भी सेंसिटिव इश्यूज हैं उसमें दूरी बना करके रखनी है। साथ ही साथ आपका पैसा है वो अटक सकता है। तो और दूसरी बात, आपको लोन भी नहीं लेना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको अपने करियर के अंदर अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती तो आपको अपयश मिल सकता है। हालांकि शनिदेव काफी हद तक आपकी चीजों को कंट्रोल करेंगे, और जो अतिचारी बृहस्पति हो रहे हैं 18 अक्टूबर को, वो निश्चित रूप से 45 दिन के लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे राहत देंगे। लेकिन अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए उपाय सबसे बढ़िया क्या है, चंद्र ग्रहण का एक सबसे आम उपाय मैं आपको बता दूं। चंद्रदेव जो है उनको सिरोधार्य करके रखा है भगवान शिव ने, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है जो चंद्रमौली। द्वितीय का बिल्कुल। और आबद्ध किसी को भी अगर चंद्रमा से अगर संबंधित कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि आप भगवान शिव की पूजा करना शुरू कीजिए। लेकिन गिरीश जी, मैं चाहूंगी क्योंकि हम कार्यक्रम में अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप जल्दी जल्दी बाकी के 2 राशियों के बारे में भी बताएं, क्योंकि गिन्नी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो कुंभ राशि के लिए आपकी जो राशि में ग्रहण लग रहा है, ऊपर से 7.5 भी चल रही है, तो कुंभ राशि के लिए निश्चित रूप से आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशली अपने स्वास्थ्य की और अपने घरेलू लोगों के जितने भी आपके बड़े छोटे हैं उनके स्वास्थ्य की भी। आपको अभी यात्राएं नहीं करनी चाहिए अगर जरूरी नहीं है। अगर करें तो मुहूर्त दिखा करके करें। साथ ही आपको कहीं निवेश नहीं करना है। मैं तो कहूंगा 2-3 महीने काम से काम और मतलब से मतलब रखें। अब बात करते हैं सौर मंडल की आखिरी अंतिम राशि, और उस राशि का नाम है मीन राशि। देखिए जलीय राशि है, हम सभी जानते हैं। दूसरा, ये जो ग्रहण चल रहा है सतभिषा से होता हुआ पूर्व भाद्र में, मतलब मीन राशि में आके खत्म हो रहा है, तो इन पे भी इंपैक्ट आएगा, और इनको भी अभी मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। कोई यानी बड़ा कुल निर्णय मिलाकर नहीं लेना आपको है। सब तरफ से सावधानी बरतने की फिलहाल बिल्कुल। अभी जरूरत है अगले कुछ समय के लिए। गिन्नी बिल्कुल। जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि हमने 3 मूलांक के बारे में बात कर ली, बाकी जो बचे हुए मूलांक हैं उनके बारे में आप जल्दी जल्दी बताइए कि आखिर क्या उपाय करना चाहिए। जी, 4 मूलांक वालों के लिए मैं देख रही हूँ, उनके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है कि भगवान का हाथ उनके सर पे है, तो जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी किसी चीज में इन्वेस्ट ना करें, अभी रुकने की जरूरत है, और हो सके तो पीली चीजों का दान करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं 5 नंबर वाली राशियों के लिए। 5 नंबर वाली राशियां जो मुझे दिख रही है, उनका कहीं ना कहीं उनकी शादियों में विवाद होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी अपनी वाणी पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अभी रुक जाएं। अभी उनको स्थिर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने गुस्से को शांत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चांदी का धारण करें या चांदी का चंद्रमा का कोई भी मंत्र जाप करें, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
बाकी हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 6 वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। जितनी वो उन्होंने अभी तक मेहनत करी है अपने काम में, और वो जो रिजल्ट वो चाह रहे थे उनको नहीं मिल रहा था, बट अब इस चंद्र ग्रहण के बाद उनको वो रिजल्ट मिलने वाला है। बस उनको एक ही चीज बोली जा रही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। जितना ज्यादा हो सके बच्चों को कुछ ना कुछ दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को आप स्वीट्स दे सकते हैं, टॉफियां दे सकते हैं, तो ये चीज करें। और पौधे उगाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं मूल अंक 7 नंबर। 7 वालों के लिए। मूलांक 7 वालों के लिए मुझे थोड़ा डिफिकल्ट टाइम दिख रहा है। इनके लिए मैं स्पेसिफिक बोलना चाहूंगी कि ये हनुमान जी का मंत्र जाप करें और या फिर बजरंग बाण करें, क्योंकि उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है। कहीं ना कहीं उनके साथ चीजें उनको सही दिखती भी नहीं दिख रही हैं, चाहे ऑफिस फ्रंट पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो। अभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हुए दिख रहे हैं, तो उन सब चीजों से उनको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। तो मूलांक 8 वालों के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स करने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी चीज करना चाहते हैं तो गाइडेंस लेके करें तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप गाइडेंस लेके नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस सकता है। तो जितना ज्यादा हो सकता है आप कुत्तों को कुछ ना कुछ, डॉग्स को कुछ ना कुछ फीड करें, चाहे दूध हो चाहे क्या कहते हैं रस हो, आप कुछ ना कुछ डॉग्स को जरूर खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मूलांक 9 वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। उनके फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। उनकी चीजें जो वो सोच रहे थे, वर्ल्ड वाइड चीजें सोच रहे थे, या फिर कोई ट्रैवल करने का सोच रहे थे, बिजनेस एक्सपेंशन का सोच रहे थे, वो सब कर सकते हैं। बट अभी यानी कुल तो मिलाकर कोई चीजें opportunity अनुकूल नहीं है, दिख रही लेकिन होगी, थोड़ी but सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि पारुल जी और जी। गिरीश जी हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम में हम समाप्ति की ओर हैं। मैं चाहूंगी कि आप दोनों एक एक ऐसे मंत्र बताइए कि हर कोई उसका जाप कर सके इस काल के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान। पारुल जी सबसे पहले आप। जी, मैं शिव मंत्र ही आपको बोलना चाहूँगी, आप ज़रूर कीजिए अगर आप बोल सकते हैं तो। महामृत्यु जाप जो होता है हमारा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुतमे वंदनम मृत्यु मोक्ष मामृता। आप ये जाप कीजिए। लेकिन मैं एक सलाह ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगी, जो भी आपके ईष्ट का या फिर गुरु का मंत्र होता है ग्रहण के समय में, आपको वही जाप करना चाहिए, ताकि उसकी सिद्धि भी आपको प्राप्ति हो और आपको शुभता भी ठीक है, आगे गिरीश जाके जी आप मिले। बताइए जल्दी मैं से एक आपको मंत्र। ये बताऊंगा कि मंत्र जाप जैसा कि इन्होंने बता ही दिया है। मैं ये बताऊंगा कि आने वाले 3 महीने में आपको जो करना है, भगवान शंकर पे कच्चा दूध जल शिवलिंग पे चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, और एक चांदी का द्वितीया का चंद्रमा वो चढ़ा दीजिए। सारी राशियों के जितने भी दोष खत्म हो जाएंगे। और द्वितीया का जो चंद्रमा है उनको शाम के समय चांदी के पात्र ठीक है। से अर्घ्य दीजिए। ये एकदम निवारण है। चंद्र ग्रहण की जितनी भी तो दूषित चीजें हैं राशियों के ऊपर, उसका सर्वश्रेष्ठ जो है उपाय वो है द्वितीया का जो चंद्रमा है ठीक शुक्ल है। पक्ष का, उसको यानी आप कुल शाम को मिलाकर अर्घ्य उपाय करने बेहद जरूरी है, तभी आगे आने वाला जो समय है वो लोगों के लिए लाभदायक होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 8 पर जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियां दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 सितंबर का जो दिन है वो ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन कुछ उपाय भी हैं। अगर उन उपायों को आप अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा। खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 8। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।